हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 10। संभल कर चलो, अगर इस उम्र में हड्डी टूटी तो वापस जुड़ने में मुश्किल होगी। गौरी के इतना कहते ही मोक्ष की आंखें छोटी और छोटी और छोटी हो जाती हैं और वो एकदम से गौरी से अपना हाथ छुड़ाता है और सीधे खड़ा होते हुए कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब इस उम्र से? बोलो। गौरी हैरानी से उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा कम बोलने वाला मोक्ष एकदम से इतना गंभीर होकर ये बात पूछेगा, पर उसे नहीं पता था कि उसने क्या कह दिया था। पर वो तो गौरी थी। वो बिना अपने कहे शब्दों पर गौर किए और बिना मोक्ष के इन शब्दों के पीछे के जज्बातों को समझे बोलती है, इस उम्र में मतलब इस उम्र में अब 30 के बाद तो इंसान बूढ़ा ही हो जाता है ना। गौरी ने भारी समझदारी के साथ इतना कहा तो मोक्ष की बाहें तन जाती हैं और वो कहता है, मैं अभी 28 साल का हूँ। इतना कहकर वो बिना कुछ आगे कहे मुड़कर आगे की तरफ चल देता है और वहीं गौरी अपने कंधे उचकाए कहती है, इतनी सी बात को ये दिल पर क्यों ले गया, पगला कहीं का। मोक्ष सुनो तो, अरे ऐसे थोड़ी गुस्सा होता है कोई। मुझे लगा तो मैंने कह दिया, बस इतनी सी बात थी ना, तुम ऐसे ही गुस्सा। गौरी इतना कह ही रही थी कि मोक्ष के एकदम करीब आ जाती है, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती मोक्ष एकदम से उसकी तरफ पलट जाता है। तो गौरी अपने पैरों पर ब्रेक लगाते हुए पीठ की तरफ हल्का झुक जाती है और वहीं मोक्ष सांड को दिखाए लाल कपड़े सा कहता है, इतनी सी बात गौरी, तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? गौरी अपनी पलकें झपका देती है तो मोक्ष उससे कहता है, अच्छा तो अगर मैं कह दूं कि तुम्हारी शादी फौजी से नहीं होगी तो? मोक्ष के इतना कहते ही गौरी की पलकें एकदम से उठती हैं और वो घूरकर मोक्ष को देखती है तो मोक्ष व्यंग से कहता है, देखा, कुछ बातें इतनी सी नहीं होती। गौरी सीधी खड़ी होती है और मुंह फुलाकर मोक्ष को देखती है और बर्फ पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है और उसे यूं जाता देख मोक्ष अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहता है, ज़्यादा कह दिया क्या? इतना कहकर वो गौरी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है तो गौरी उसके बगल से निकल जाती है और ये देख मोक्ष एक बार फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो गौरी इस बार भी वैसा ही करती है और अगली बार फिर जब मोक्ष उसके सामने जाता है तो उसकी नज़र नमी से भरपूर उन नीली ग्रे आँखों पर जाती है और उसे अपने सीने में एक चुभन सी महसूस होती है। वो झट से अपने कान पकड़ लेता है तो वहीं गौरी अपनी आँखों को पोंछते हुए कहती है, कुछ भी कह लेना, पर ये मत कहना कि मेरी शादी किसी फौजी से नहीं होगी। मोक्ष वैसे ही कान पकड़े हाँ में सिर हिला देता है तो गौरी ठंड के कारण लाल पड़ चुकी अपनी नाक को रगड़ते हुए पूछती है, ये चोट कैसे लगी? मोक्ष के मुंह से बस इतना सा निकलता है कि गौरी उसके माथे पर पड़े उस छोटे से चोट के निशान को देखती है और अपनी उंगलियों को उठाए उसे हल्का सा छूती है और उसके ऐसा करने से मोक्ष की नज़र गौरी के हाथ पर ही ठहर जाती है और ऐसा लग रहा था मानो सालों पहले मिली इस चोट पर अब जाकर मरहम लगा हो और अब जाकर उस चोट को भी सुकून पहुंचा हो। गौरी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखती है तो मोक्ष कहता है, गिर गया था, उसमें लग गई थी। गौरी अविश्वास से उसकी तरफ देखती है क्योंकि
उसे मोक्ष की कही इस बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी तो उसे भी समझ थी गिरकर आई चोट और झगड़े वगैरह में आई चोट के अंतर के बारे में। गौरी कुछ नहीं कहती, बस अपना सिर हाँ में हिला देती है और वो और मोक्ष आगे बढ़ जाते हैं। और चलते चलते गौरी कुछ दूर जाकर रुक जाती है, जहाँ दूर से ही शंकराचार्य मंदिर नजर आ रहा था। हालांकि उसकी थोड़ी सी ही झलक गौरी को दिखलाई पड़ रही थी। गौरी को रुका देख मोक्ष उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? गौरी मंदिर की तरफ इशारा कर देती है और कहती है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो मोक्ष इतना कहता है तो गौरी उसकी तरफ देखती है और मोक्ष आगे जाने ही वाला होता है कि गौरी अपने दाएं हाथ की उंगलियों को उसके बाएं हाथ की उंगलियों में उलझा लेती है और मोक्ष रुक जाता है। गौरी ऐसे ही उसका हाथ पकड़े अपने दूसरे हाथ से मिलाती है और आंखों को बंद किए मन ही मन कुछ प्रार्थना करने लगती है। और उसके बगल में खड़ा मोक्ष अपने उस हाथ को देख रहा था जो कि गौरी के दोनों हाथों के बीच में था। और फिर उसकी नज़रें घूमते हुए दूर से ही दिखलाई पड़ रहे मंदिर पर जा ठहरती हैं, जो बर्फ में ढका हुआ अत्यधिक सुंदर लग रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर हल्का गर्माहट का एहसास होता है और ये देखने के लिए कि ये क्या है, मोक्ष नजरें घुमाता है तो गौरी का माथा अपने हाथ से लगा देख हल्का मुस्कुरा देता है और उसका सिर सहसा ही उसके आगे झुक जाता है, बिना खुद से किसी प्रश्न का इंतजार किए। अगर ठहरे ये वक्त ज़रा सा तो मैं भी रुक जाऊं, अगर ठहरे ये वक्त ज़रा सा तो मैं भी रुक जाऊं, तू खड़ी रहे सामने मेरे यूं ही मैं तेरे सजदे में सिर झुकाऊं। बर्फ गिर रही थी और अब तो उसकी सफ़ेदी ने मानो पूरे कश्मीर को ढक ही लिया था। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। नज़र आ रही थी तो बस घनी सफ़ेद बर्फ। इसी बीच गौरी अपने घर के दरवाजे पर आ खड़ी होती है और अपने हाथ आपस में मलते हुए ठंड में ठिठुरते हुए कहती है, चलो हम अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो पलटती ही है कि उसे अपने पीछे कोई नज़र नहीं आता तो वो चौंक जाती है और थोड़ा भागकर दरवाजे से बाहर निकलते हुए अपने सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर मोक्ष चलते हुए वापस जा रहा था। उसे जाता देख गौरी पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे बताकर तो जाते। वहीं मोक्ष बिना पलटे अपना हाथ हवा में उठाकर हिला देता है और उसके ऐसा करते ही गौरी अपना सिर हिलाते हुए घर के अंदर की तरफ भाग जाती है।